शायद एक गर्म चाय की प्याली के बिना और खबरें सुने या अखबार पढ़े बिना तो हमारी सुबह पूरी ही नहीं होती। ये जानने के लिए कि किस किस तरह की खबरें देश के अलग अलग शहरों के अखबारों में छाई रहती हैं, चलिए भारत भ्रमण कर जाने। स्क्रीन पर दिखने वाले शहरों में से आप अपनी पसंद का शहर चुनकर उस पर क्लिक कीजिए। आप एक या एक से अधिक शहर भी चुन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे अखबार अधिकतर किस प्रकार की खबरों से भरे रहते हैं? अपना उत्तर देने के लिए नीचे दिए विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक कीजिए। सकारात्मक, सामाजिक समानता पर आधारित, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण से भरपूर। जी हाँ, हमें लगता है आजकल हमारे अखबार शोषण पर आधारित सामाजिक मुद्दों से भरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी खबरें बुरी होती हैं, पर अच्छी खबरों की मात्रा कम होती है। जब हम इस प्रकार की खबरों के बारे में सोचते हैं और इससे जुड़े हुए साहित्य को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कुछ समाज शास्त्रियों ने भारतीय समाज को मुख्य रूप से शोषण पर आधारित समाज की तरह दर्शाया हुआ है। इन विषयों से संबंधित साहित्य में ऐसा बताया गया है कि अधिकतर लोगों में सामाजिक जागरूकता की कमी है या शोषक तत्वों जैसे कि जातिवाद, छुआछूत, भ्रष्टाचार, गैर बराबरी, इन सब के प्रति लोगों में उपेक्षा का भाव है। पर अगर हम नजर उठाकर आसपास देखें तो स्थिति शायद इतनी बुरी नहीं है। कुछ व्यक्ति एवं संस्थाएं न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सबसे अधिक इस व्यवस्था को सुधारने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं? नीचे दिए विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक कीजिए। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, समाज सेवक। लगता है आप सोच में पड़ गए। जी हाँ, विकल्प में दिए गए सभी उत्तर सही हैं। समाज के निर्माण में हर व्यवसाय के लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु शिक्षक के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज का भविष्य बनाने के संबंध में। बहुत छोटी सी उम्र से ही बच्चे शिक्षक के संपर्क में आ जाते हैं। शिक्षक की विचारधारा, उनकी समझ, उनके व्यक्तित्व और उनके व्यवहार का बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण पर गहरा असर पड़ता है। आइए अब शिक्षा के क्षेत्र की ओर नजर डालें। क्या आपके आसपास की कक्षाओं में ऐसा होता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक या एक से अधिक विकल्पों को चुनें। परीक्षा में कम अंक लाने वाले बच्चों को क्लास के पीछे बैठाना, क्लास में चित्रकारी तथा स्वच्छता से संबंधित काम लड़कियों को देना, कुछ बच्चों में शिक्षक का अविश्वास सिर्फ इसलिए होना क्योंकि वो एक अच्छी पृष्ठभूमि से नहीं आते, स्कूलों में पीने का पानी तथा शौचालयों में इस्तेमाल के लिए पानी का अभाव, इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहां ऐसी कोई समस्या नहीं हो, लेकिन जिस तरह की खबरें हमें देखने और पढ़ने को मिलती हैं, उससे ऐसा लगता है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था भी शोषण पर आधारित व्यवस्था है, जहां बच्चों में असमानता का बोलबाला है। यानी ऐसे कई स्कूल होंगे जहां विकल्पों में दिए गए सभी असमानता के उदाहरण मौजूद होंगे। ऐसे स्कूलों में समाज की कमजोर और पिछले वर्ग के बच्चों के लिए आगे बढ़ने का मौका उतना नहीं होता जितना समाज के ताकतवर तथा उच्च वर्गों के बच्चों के पास है। आइए शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे शोषण के एक रूप को उदाहरण से समझें। हम इस बात से अनजान नहीं है कि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है और पारंपरिक रूप से हमारे समाज में लिंग से संबंधित भेदभाव देखने को मिलता है। इस संदर्भ में लड़कियों की शिक्षा के संबंध में आपने अपने आसपास निम्नलिखित में से कौन सी बातें सुनी या देखी हैं? अपने अनुभव के आधार पर एक या एक से अधिक विकल्पों को चुनें। लड़कियों को तो उतना ही पढ़ना चाहिए जिससे वो लिखना पढ़ना जान जाएं। लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। लड़कियों के लिए गृह विज्ञान सबसे अच्छा विषय है। 10वीं के बाद लड़कियों को आर्ट्स लेकर पढ़ना चाहिए। हो सकता है इनमें से कुछ या सभी बातों को आपने अपने आसपास होते हुए देखा हो या सुना हो। हम ये जानते हैं कि लिंग बराबरी एक संवैधानिक मूल्य है,
पर इसके बावजूद अभी भी हमारा समाज और हमारी शिक्षा व्यवस्था इस समानता को नहीं मानती। इसका खामियाजा हमारे देश में पढ़ने वाली लड़कियों और महिलाओं को उठाना पड़ता है। आज भी साक्षरता दर के मामले में महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं। उच्च वेतन वाले कार्यों में भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से बहुत कम है। और ये सभी बातें शोषण पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी हम शोषक तत्वों को देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक बेहतर समाज के निर्माण की प्रक्रिया में हमारी कक्षाओं की बड़ी भूमिका होती है। आपको क्या लगता है कि हमारे स्कूलों में जो शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाती है, क्या उसकी मदद से हमारे बच्चे शोषण पर आधारित व्यवस्था का मुकाबला कर सकते हैं? सोच में पड़ गए ना आप? चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर सोचने में आपकी मदद करते हैं। आप स्क्रीन पर शिक्षा से जुड़ी हुई अलग अलग संस्थाओं की एक सूची देख रहे हैं। इन संस्थाओं को स्कूल और शिक्षा से जुड़े निर्णय लेने के आधार पर घटते क्रम में लगाएं। 1 यानी कि सबसे ज्यादा अधिकार और 4 यानी कि सबसे कम अधिकार। छात्र, शिक्षक, विद्यालय, सरकार। अपना उत्तर हमारे साथ बांटने के लिए धन्यवाद। आपने रैंकिंग तो कुछ भी की होगी, पर एक बात का हमें पूरा यकीन है कि शायद आपने छात्र को इस क्रम में सबसे नीचे रखा होगा। जब स्कूल से जुड़े हुए विषयों पर छात्र कोई निर्णय नहीं ले सकता है, तो फिर वो शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर किस प्रकार सवाल उठा सकता है? हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जिसमें बच्चे स्थापित प्रणाली पर प्रश्न उठा सकें, सीखने की जिम्मेदारी खुद ले सकें, साथ ही अब तक सिखाई गई बातों को आलोचनात्मक तरीके से देख सकें। शिक्षक बच्चों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे अपने आसपास की जिंदगी को आलोचनात्मक तरीके से देखने का प्रयास कर सकते हैं और साथ ही ये भी जान सकते हैं कि शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है। जब हमने इस प्रकार की आलोचनात्मक शिक्षण पद्धति के बारे में गहराई से जानने की कोशिश की, तो पाया कि क्रिटिकल पेडागोजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और बच्चे दोनों का ही सशक्तिकरण होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्रिटिकल पेडागोजी, और हम अपने कोर्स में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्रिटिकल पेडागोजी प्रगतिशील शिक्षण से जुड़ा हुआ एक दर्शन है जो विद्यार्थियों को समाज में मौजूद सत्ता आधारित संरचना और असमानता पर प्रश्न उठाने के लिए तैयार करता है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ क्रिटिकल से हमारा मतलब है आलोचनात्मक होना तथा पेडागोजी शिक्षण से संबंधित सिद्धांत और विधि को कहते हैं। जब हम दोनों शब्दों को एक साथ देखते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये आलोचनात्मक शिक्षण से संबंधित है। ये शब्द ब्राजीलियन शिक्षाविद पाउलो फ्रेरे के वयस्क साक्षरता के क्षेत्र में किए हुए काम के जरिए ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। बाद में अमेरिकी शिक्षाविद हेनरी जेरे, मैक्लारेन, फिलिप्सन इत्यादि के कामों ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर लोग न्याय संगत समाज की स्थापना के लिए क्रिटिकल पेडागोजी के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि जब हम क्रिटिकल पेडागोजी के सिद्धांतों के बारे में बात करें तो आप वर्तमान समय में स्कूलों और कक्षाओं में हो रही शिक्षण प्रक्रिया की तुलना उन सिद्धांतों से करने की कोशिश अवश्य करें। क्रिटिकल पेडागोजी के तहत क्लासरूम में सीखना और सिखाना बच्चे और शिक्षक दोनों के द्वारा मिलकर होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें कोई एक सिखाने वाला और दूसरा सीखने वाला नहीं होता है। दोनों ही साथ मिलकर सीखते और सिखाते हैं। इस तरह की कक्षा में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक और बच्चे अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों पर विचार करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं और सवाल उठाने के तरीके से ही वो एक बड़ी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। और एक बार जब बड़ी व्यवस्था की समझ उनमें विकसित हो जाती है तो फिर वो परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं। इस पूरे वाक्य में दो बहुत ही ध्यान देने वाले शब्द हैं। पहला सवाल उठाना और दूसरा परिवर्तन के लिए कोशिश करना। इन शब्दों को याद रखिएगा। चलिए अब एक मजेदार प्रश्न के बारे में सोचें और उसका उत्तर दें। आप अपनी स्क्रीन पर 3 प्रकार के चित्र देख रहे हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा चित्र क्रिटिकल पेडागोजी को दर्शाता है? क्रिटिकल पेडागोजी में शिक्षक और छात्र बराबर का महत्व रखते हैं। आइए दोहराएं कि इस हिस्से में हमने क्या जाना। हमने सीखा कि उपलब्ध साहित्य और दस्तावेजों से ऐसा पता चलता है कि भारतीय समाज मुख्य रूप से शोषण पर आधारित समाज है।
हमारी शिक्षा व्यवस्था शायद इस शोषण पर आधारित समाज को कायम रखने में मदद करती है। क्रिटिकल पेडागोजी के इस्तेमाल से इस व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। पॉलो फ्रेरे ने क्रिटिकल पेडागोजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है और पूरी दुनिया के सामने मिसाल कायम की है। अगले भाग में हम जानेंगे कि वो कौन सी बात थी जिसके कारण फ्रेरे क्रिटिकल पेडागोजी को महत्वपूर्ण मानने लगे।